Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So we have concluded our first chapter and now we move to our second chapter, that is money and banking. तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं. So you know, in the earlier times there used to be barter system. हम सबने सुना है what is barter system. If there is a आदमी A and आदमी B, this A has 1 kg of rice and this B has 1 kg of gulab jamun. सो ए हैज़ 1 kg ऑफ राइस एंड बी हैज़ 1 kg ऑफ गुलाब जामुन. ठीक है. सो इसमें बार्टर सिस्टम लग जाएगा क्या? लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, अभी तक नहीं लगेगा. क्यों? बिकॉज आई हैव नॉट कोटेड दैट ए इज डिमांडिंग समथिंग लाइक इन फॉर दिस एग्जाम्पल गुलाब जामुन. सो डिमांड शुड बी देयर बिटवीन ए एंड बी. ओके, एंड दिस इज नथिंग कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड. It means A has something to give it to B and B has something to give it to A. And ना कि और. And A has a demand of 1 kg of gulab jamun and B has a demand of 1 kg of rice. So both are in dire need to have some gulab jamun and have some rice. ठीक है. तो whenever these A and B will meet and discuss or ponder upon this idea that bhaiya, I need some gulab jamun, I am craving for it, but I found no one in the village who wants this my 1 kg of rice. So B will say, नहीं भैया, आज आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि मेरे पास 1 किलो गुलाब जामुन है, बस मेरी एक ही शर्त है, मेरे को बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, सो आई वॉन्ट राइस, ताकि मैं घर जाके उसे बॉयल करूँ. सो ए बोलेगा हमारे तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड हो गई है एंड नाउ वी विल अप्लाई बार्टर सिस्टम हियर एंड वी विल एक्सचेंज अवर प्रोडक्ट्स. सो बोथ डिमांड्स विल गेट फुलफिल्ड. ठीक है. बट इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत ये थी, एक तो जो मैंने आपको फ्रेज बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, वो होना चाहिए, है ना. और दूसरी बात क्या है, हमारी डिमांड्स भी पर्टिकुलर है. अगर ए के पास 1 kg ऑफ राइस है बट बी के पास 1 kg ऑफ रसगुल्ला है, सो ए इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव 1 kg ऑफ राइस टू बी, क्योंकि उसको मिलेगा क्या? जो उसे चाहिए ही नहीं वो चीज़ उसे मिलेगी. समझ गए? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड इज वेरी लेस इन बार्टर सिस्टम. अंडरस्टूड? सो हमने क्या सोचा कि ऐसे तो बहुत बड़ी इकोनॉमी होगी हमारी, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बार्टर सिस्टम में, कौन कहाँ लेके घूमता रहेगा. तो हमने क्या किया, अच्छा इससे पहले एक और छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद हम इस एग्जांपल पे आ जाएंगे. तो हमने क्या किया, इसमें जब बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई हमारी, हमने सोचा जो हमारी डिमांड है, लेट अस इक्वलाइज दिस डिमांड इन फॉर्म ऑफ मटेरियल. सो मटेरियल हमने सोचा, लेट्स अज्यूम वाटर एज अवर मोड ऑफ करेंसी. ठीक है. एक पर्टिकुलर वाटर है, उसकी हम वैल्यू दे देते हैं और उस हिसाब से वी विल हैव बाइंग एंड सेलिंग इन आवर इकोनॉमी. So A has 1 kg of rice, B has 1 kg of गुलाब जामुन, बट इनके बीच की दूरी है 50-60 किलोमीटर. तो A will not find anyone in his village and B will not find anyone of this particular demand in his village. ठीक है. 50 किलोमीटर की दूरी है, उस टाइम पे कहीं एरोप्लेन तो है नहीं उधर. पर अब क्या है, एज अवर इकोनॉमी हैज कंसिडर्ड वाटर
एज अ मनी, ठीक है, और करेंसी। तो ए बोलेगा अच्छा मेरे गांव में जो और है सी डी, इनके साथ मैं चेंज कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इनके पास वाटर है। पर वाटर, ए ने जब अपनी वाइफ को बताया वाटर तो जो पास बहने वाली रिवर है, द रिवर विच इज फ्लोइंग बिसाइड द विलेज ऑल्सो हैज फ्री वाटर, सो वाई A will exchange this 1 kg of rice with C on basis of water as a currency. It means whatever which is abundant in the nature can't be used as a currency or can't be designated as currency. So this concept was totally over. ठीक है, but we have found the problem that anything which is abundant in nature can't be considered as currency. So we have solution also. There are some metals which are very scarce, very rare, ठीक है, in the natural thing, ठीक है, in the nature. वैसे अब आप सोचोगे कि ये जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं इसमें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी आ सकते हैं डेट आर ऑल्सो स्कार्स, बट उसके हेल्थ के ऊपर कुछ है भी तो, मर भी तो जाएंगे ना, तो ऐसे करेंसी का क्या फ़ायदा जिससे हम मर रहे हैं, है ना? So we have found out this particular metals gold and silver that too scarce in nature और कलर्स भी ऐसे के लुभाने वाले चमकीले चमकीले, ठीक है. So humans consider this particular metals as the mode of currency, ठीक है. Now again economy will restart, अच्छे से इकोनॉमी बढ़ रही है, सबकी डिमांड्स पूरी हो रही है. बट द मेन कॉज इज, फर्स्ट इज इफ आवर demand is increasing means our economy or output is increasing, so can these metals are able to rise in a proportionate manner as in demand. जितनी डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में, आर गोल्ड एंड सिल्वर हैव द पोटेंशियल टू राइज ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राफ इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर? The answer is of course no, because these are scarce in nature. तभी तो हमने इसको करेंसी की तरह डेजिग्नेट किया है पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो एक प्रॉब्लम थी इसमें, प्रोपोर्शनेट नहीं थे डिमांड और मेटल्स. द सेकेंड थिंग इज दीज आर हैवी. हम इधर से उधर इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? कर तो सकते थे, वो बड़ी बात नहीं है, बट इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, ठीक है. तो अब आते हैं असली एग्जांपल पे. तो हमने क्या किया, जैसे पर्टिकुलर आदमी ए एंड पर्टिकुलर लड़का मानते, छोटा लड़का, कब तक आदमी लेते रहेंगे, एंड छोटे लड़का बी, ठीक है. एंड दिस इज अ होल विलेज. इन विलेज का एक बुजुर्ग है एक्स, ठीक है, एंड एवरीवन हैज ट्रस्ट in the capabilities of X, in the wisdom of X's, ठीक है. अगर आपको X से दिक्कत हो रही है, किसी की याद आ रही है, तो मैं हटा देता हूँ ये X और Y लिखते हैं इधर, ठीक है. अब सही है मामला. सो एवरीवन हैज फेथ इन Y एंड नॉट इन योर X. तभी चली गई. तो क्या हुआ, A took his gold and carried to Y. उसने बोला कि Y आप मेरा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रखिए, गिव मी अ ट्रस्टवर्दी पेपर नहीं तो कुछ भी मेरे को ट्रस्टवर्दी ऐसा दीजिए कुछ कि इफ आई गो टू द मार्केट एंड शो दिस साइन ऑफ योर्स देन एवरीवन विल ट्रस्ट माई दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. तो Y ने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्लिप ली, उसमें उसने लिख दिया कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑफ ए आई हैव, एंड उस टाइम तो अंगूठा छाप होते थे सब, तो अंगूठा छाप दिया इसके नीचे. नाउ दिस पर्टिकुलर स्लिप इज टेकन बाय ए, एंड ये है हमारी मार्केट.
ए विल कैरी दिस पर्टिकुलर ट्रेडेबल स्लिप टू द मार्केट। शॉपकीपर को ये शो करता है, शॉपकीपर एज ही इज द मेंबर ऑफ द विलेज ही न्यू वाई एंड हिज विजडम। सो ए को वो चीज मिल गई शॉपकीपर से जो उसे चाहिए थी। ठीक है, नो कंसिडर अनदर एग्जांपल। बी को पैसों की जरूरत थी, बी आया ए के पास पैसे मांगने। ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए ने ये स्लिप जो भी थी जो इसने यहां लेके रखी थी और ये मार्केट जाने वाला था, एज बी इज इन डायर नीड ऑफ द मनी फॉर दिस पर्टिकुलर गोल्ड और स्लिप, सो ए विल गिव इट टू बी और बी भी वही चीजें खरीद सकता है शॉपकीपर से आराम से। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर स्लिप ये दो तीन चीजें कर रहा है। एक तो ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है कि भाई अगर आप ये रिसिप्ट दिखा दोगे, सो द शॉपकीपर इज सेटिस्फाइड दैट ही इज एक्सचेंजिंग हिज गुड्स अकॉर्डिंग टू दिस ट्रस्टवर्दी पेपर। It means at any time if this slip will be presented to Y, if the shopkeeper will go and present this slip to Y, so Y, as he is wise, he will give 1 gram of gold to the shopkeeper. ठीक है, तो आगे जाके हम समझेंगे कि ये जो मैंने एग्जांपल बताया, ये एक तो आप मनी बोल सकते हो सिंपल, या आप इसको सिक्योरिटीज बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है अभी आगे देखेंगे। सो दिस वाज द होल इवोल्यूशन ऑफ बार्टर सिस्टम, यहां तक पहुंच गए। अब ऐसे क्या किया, आप सबने, पूरी इकोनॉमी ने, पूरे विलेज ने यहाँ वाई के पास डिपॉजिट कर दिया और सबने अपनी अपनी स्लिप ले ली, और ऐसे मनी जो आज के टाइम में पढ़ते हैं इसका ट्रेडिशनल व्यू स्टार्ट हो चुका है यहाँ। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये हो गई सॉल्व हैवी वाली, बट अब क्या हुआ, ये डिमांड का क्या करें, द आउटपुट और डिमांड विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दीज मेटल्स आर नॉट इन अ स्टेट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, वो तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे। एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन नेचर, एकदम से बढ़ तो जाएगा नहीं गोल्ड और सिल्वर, मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, आपको पता है। तो ये बच गई हमारे पास प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं अभी बताता हूँ क्या करेंगे, रब कर देते पहले। नाउ देयर इज अ कंटिन्यूस डिमांड और आवर आउटपुट इज इंक्रीजिंग, तो आवर डिमांड इज इंक्रीजिंग, और ये मेटल्स हैं ये उतने ही प्रोपोर्शनेट में बढ़ नहीं पा रहे। सो वाई क्या करेगा, वाई इज वेरी वाइज, सो वाई विल स्टार्ट डोनेटिंग दी स्लिप्स, किसके, बिना कोई असेट के, उसके बैकिंग में कोई असेट नहीं लेगा। ठीक है, ये मैं ट्रेडिशनल व्यू बता रहा हूँ, इसके बैकिंग में कोई बिना असेट लिए हुए वाई विल स्टार्ट गिविंग दिस स्लिप्स टू द विलेजर्स, और सबको क्योंकि इस पे ट्रस्ट है वाई पे, सो एवरीवन विल टेक इट, और ऐसे ही हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, आवर आउटपुट विल इंक्रीज। ठीक है, सो दिस वाज द यूटोपियन वर्ल्ड। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। नाउ दिस y इज नथिंग बट आवर RBI। ठीक है, दिस स्लिप्स आर नथिंग बट आवर करेंसी, एंड दिस गोल्ड इज नथिंग बट assets which are backing this currency। ठीक है, सो दिस इज द करंट सिचुएशन। नाउ आज के व्यू में, इन द मॉडर्न व्यू, व्हेन this particular case happens, our output is increasing, hence our demand is increasing, so this particular gold
which is considered as an asset in today's time also. This is not in large numbers, this is very scarce. So RBI can take other assets also as the backing of this currency. कैसे? मान लीजिए एक लैंड ले लिया, हम रखते भी है मॉर्टगेज पे लैंड, है ना, आरबीआई के पास, और उससे फिर लोन लेते हैं। ये किसी ने लैंड रख दिया, किसी ने अपना हाउस रख दिया, तो आरबीआई हैज स्टार्टेड कीपिंग these kind of assets which are backing this particular rupees, and hence in this manner RBI can print more currency, और यही करेंसी आउटपुट बढ़ाने के लिए काम आती है। ठीक है, सो दिस इज द होल इवोल्यूशन ऑफ बार्टर सिस्टम till today's time. Now, in a utopian world, a particular scenario will happen when all of these villagers, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, और इन टुडेज एग्जांपल all of the Indian citizens or Indian residents will run to the RBI demanding their money at a particular instance. सारे एक साथ ही जाए तो दिक्कत हो जाएगी आरबीआई को। इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन, इतना तो बड़ा नहीं है ना कि पूरे एक इकोनॉमी को सर्व कर दे। सो अ लेयर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, द कमर्शियल बैंक्स आर द बैंक्स which we deal day by day. SBI, PNB, SDFC, ICICI. So these are commercial banks. So a layer of commercial banks has been applied between RBI and the citizens. So this particular citizens are catered by commercial banks and commercial banks are catered by RBI. दे पैसा आरबीआई रहा है, कमर्शियल बैंक्स आर नॉट मिंटिंग देयर कॉइन्स और प्रोड्यूसिंग एनी मनी। दिस पर्टिकुलर आरबीआई इज गिविंग पैसा टू कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग अस रेजिडेंट्स। ठीक है, सो ये था पूरा स्टोरी। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। ये शायद से 2020 में कोई यूपीएससी के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, एंड द ऑप्शंस आर स्टोर ऑफ वैल्यू, देन सम मोर आर गिवन। ठीक है, तो अभी ये देख लेते हैं। So these are the basic three functions of money. क्या क्या है? It acts as a medium of exchange. In barter system, the medium of exchange are demands itself. 1 kg of rice is the medium of exchange. So we need double coincidence of demand, है ना? So this is acting as medium of exchange. Very easy. Unit of account. Anything can be denoted as the unit of money. जैसे 1 kg of rice is कुछ भी मान लीजिए, 50 मान लीजिए. So 50 रुपीज़ पर kg इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया आपको। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दिस पर्टिकुलर करेंसी और पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर इज हैविंग सम वैल्यू। ठीक है, क्या हमेशा ही होगी? नहीं। इंडिया में हो अगर आप, सो इंडियन रुपी की वैल्यू है, समझ गए। अगर आप पंडूनी कंट्री के रुपए लेके घूम रहे हो इंडिया में, तो उसकी कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, क्योंकि पंडूनी कंट्री कुछ है ही नहीं, और पंडूनी गवर्नमेंट तो ऑफकोर्सली नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो इंडियन रुपीज हैव द बैकिंग ऑफ आरबीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट हैज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, so if we put money in our home, ठीक है, we want to use this money in the future, ठीक है, to buy any particular luxurious car. So this money from now till that period of time has some value stored in it. Yes, it is debatable कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, because of some
इंसिडेंसेस लाइक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक बूम आ गया. सो the stored value of this currency will definitely change, but it is acting as store of value. So these are three main pointers of the functions of currency. ठीक है. Now एक अच्छे से एग्जाम्पल पे आते हैं, उससे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा. सो वी आर स्टडिंग नाउ एक्सचेंज रेट सिस्टम. एक्सचेंज रेट क्या होता है ये मैंने आपको बहुत पहले तो नहीं, पर इन द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है. सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इजीली. इन 1947 जब हम आज़ाद हुए थे, सो आवर आरबीआई, नॉट वी, आवर आरबीआई इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी. ठीक है. डेट इज कॉल्ड फिक्स्ड and so in 1947 the RBI has controlled this whole exchange rate in India. So तब RBI has put $1 is equal to 1 rupees. But धीरे धीरे क्या हुआ, the balance of payment crisis increases in our country as the time proceeds. What is balance of payment crisis? We will be studying in the next chapter. So you know this particular rupee, इसका दाम बहुत बढ़ गया. दाम बढ़ने से मेरा मतलब क्या है, एक चीज है पर्टिकुलर यूटेंसिल, इसका वर्थ असली में है 10 रुपये. द रियल वर्थ ऑफ दिस यूटेंसिल इन द मार्केट इज ₹10, बट समवन इज सेलिंग इट इन 500. तो क्या करोगे आप, खरीदोगे या नहीं इसे? ऑफकोर्सली यू विल नेवर बाय दिस. वापस यहाँ आ जाते हैं. एज देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन आवर कंट्री, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आवर 1 rupee is $0.012. But as RBI is controlling and fixing the exchange rate in India, that's why RBI has put this particular exchange rate $1 is equal to 1 rupee. ठीक है. सो क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपोर्ट कम हो गए इंडिया से. इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो गए, इकोनॉमी डाउन होने लगी. And this continued till 1993. So RBI has this fixed and adjustable policy till 1993. But आपको पता है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए हमारे, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्यों? क्योंकि IMF से वी टुक लोन एंड देयर आर सम पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी हैव टू फॉलो. ठीक है, अगर वो लोन हमें चाहिए था तो. सो इन 1993 वी शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉलिसी टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट मीन्स नाउ as the rupee has been deteriorated from $1 equal to 1 rupee to $1 equal to 33 rupee. क्यों? Because RBI has power to fix this currency as well as adjust it. It means RBI keeps changing it so that ये हमारी करेंसी, ये जो एग्जांपल दिया था, इतनी ना गिरे कि हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाए. ठीक है. So RBI kept on adjusting till 1993 till this condition reached $1 equal to 33 rupees. And now, following the instructions of IMF,
our RBI changed its policy from fixed and adjustable to floating exchange rate. Now in this floating exchange rate, the exchange rate between dollar and rupees कौन करेगा? Now the market forces will do it. Market forces किसके? Demand and supply के market forces. If there is demand of rupee in Indian economy, the rupee will appreciate. If there is an ample amount of money in the market, so the rupee value will depreciate. ठीक है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, मैंने आपको पहले क्लासेस में समझाया, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी. सॉरी, जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, जैसे मैंने आपको लड़के का एग्जांपल दिया था शायद से, 60 गर्ल्स 1 बॉय, वैल्यू अप्रिशिएटेड बॉय की. 61 बॉयज़ नेक्स्ट स्टैंडर्ड में इंक्लूड हो गए, 62 बॉयज़ 60 गर्ल्स. इस लड़के की वैल्यू बहुत तेज़ी से घट गई. क्यों? चांसेस और ज़्यादा आ गए, है ना. सो मैंने जो एग्जांपल बताया वो आपको समझ आ गया. सो नाउ द डिमांड एंड सप्लाई हैंड ऑफ द मार्केट विल चेंज दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट, और यही अभी तक का आ रहा है. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग रेट. वन इज मैनेज फ्लोट एंड वन इज फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक विल नेवर इंटरवीन इन द मार्केट. एवरीथिंग हैज बीन पुट इन द मार्केट. दैट मार्केट will decide according to the graphs of demand and supply the exchange rate, and central bank will never intervene in it. In India we use this managed float. In the floating exchange rate system we use this managed float. It means the RBI in largely will never intervene in the exchange rate market. ठीक है, but the moment there is a huge volatility in the exchange rate, then and then only RBI will go into this market, do incursion in this particular market, and that's why it will, for a short period of time, it will have a fixed and adjustable. पर ये आप कंफ्यूज मत हो जाना फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल से. देखिए ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ. So what I meant with this particular example, free float, everything is dependent on the market forces, the market forces of demand and supply. If we are considering rupees, if there is more demand by the foreign investors of rupees, then rupee will appreciate, value of rupee will appreciate. ठीक है, कैसे अप्रिशिएट होगी? $1 इक्वल टू 70 रुपीज़. एज देर इज मोर डिमांड ऑफ इंडियन रुपीज, सो $1 इक्वल टू 60 रुपीज़. द वैल्यू ऑफ रूपी हैज़ बीन अप्रिशिएटेड. इंडिया इज अंडर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो नाउ द वैल्यू ऑफ रुपी इज डाउन. वाई? बिकॉज एज देर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देर इज अ हार्म टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी. क्यों? आपने आज एक कंपनी सेटअप की, कल को कोई आके उस पर तबाह कर दे, उस पर आग लगा दे, उसके ऊपर एक मिट्टी और फेंक दे, फिर क्या होगा? सो रिस्क कम से कम लेते हैं इन्वेस्टर्स. सो ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर डिमांडिंग देयर मनी, सो दे कैन फ्लाई बैक टू देयर कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ जो 60 आ गई थी, नाउ द डिमांड ऑफ rupee, the currency of India, is decreased, so Indian currency will depreciate as there is political instability. So these are the market forces of demand and supply. So in free float, the central bank will never intervene in the market, but in the managed float, which is chosen by India, it is 90% of free float. But as the RBI will see that there is a huge volatility
इन द मार्केट, ठीक है, अब्रप्ट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी. So in that period of time, our RBI will intervene in the foreign exchange market. और उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेगा क्या? मान लीजिए $1 हो गया 60, देन $1 हो गया 70, देन $1 हो गया 80, देन $1 हो गया 90. कब? 4 दिन में ही. तो वोलेटिलिटी कितनी है देख रहे हो? सो इन दिस केस RBI विल इंटरवीन. And now what will RBI do in the foreign exchange market? इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? Rupee is depreciating. Why rupee is depreciating? Because there are ample amount of rupee in the market. ठीक है, there is ample amount of rupee in the market. तो हमको क्या करना है? We have to cut short the supply of money. और another thing we can do is दूसरे करेंसीज के ज़्यादा बढ़ा दो. इफ दिस गर्ल्स वी विल मेक 100, तो ये 62 से क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी तो वैल्यू ऊपर हो गई ना. सो वी विल ऑप्ट, वी कैन ऑप्ट बोथ दीज टू ऑप्शंस. सो RBI इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विल सेल डॉलर्स. एज द RBI इज सेलिंग डॉलर्स, सो करेंसी, इंडियन करेंसीज मार्केट खुद ही कम हो गई. उसका इंडियन करेंसी का फ्लो मार्केट में कम हो गया. एंड इट मीन्स नाउ आवर करेंसी विल अप्रिशिएट अ लिटिल बिट. सो दिस इज नथिंग बट मैनेज फ्लोट. एंड टिल दिस कंडीशन हैज बीन रीच्ड, टिल दिस वोलेटिलिटी हैज बीन एलिमिनेटेड, देन RBI विल पुल ऑफ फ्रॉम दिस मार्केट. सो दिस इज नथिंग बट मैनेज फ्लोट. सो हम यही यूज करते हैं. एंड बाय अदर कंट्रीज दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोट. क्यों? बिकॉज दे आर प्योरली कैपिटलिस्टिक कंट्रीज लाइक USA. सो दे वॉन्ट दैट एवरी कंट्री हैव टू ऑप्ट दिस फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट मीन्स एनी कंट्रीज सेंट्रल बैंक विल नेवर इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. दिस इज देयर व्यू एंड दे आर इम्पोजिंग इट ऑन द अदर कंट्रीज. बट सारी कंट्रीज सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक ज़्यादातर हैं, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं. तो हमने मैनेज चूज़ किया है. अंडरस्टूड? ऑब्जर्व दिस. This particular managed float is exercised by RBI only to contain the volatility and not to set any price band. Only this particular thing to contain the volatility is the ultimate goal of the RBI to do this managed float. समझ गए? In the barter system, we have that example that particular slip can be also considered as the securities. Now there are two types of securities. What is equity security and what is debt security? Security is nothing but a piece of paper. That's all. And it has been backed by some asset. Understood? कैसे? कैसे तो बाद में देखते हैं, अभी देख लेते हैं टाइप्स. इक्विटी. इक्विटी मतलब ओनरशिप. इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. इफ आई हैव एस्टेब्लिश्ड अ भट्टा कंपनी, ठीक है, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, सो एज अ ओनर आई एम इन्वेस्टिंग 1 crore इन इट. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस इज द लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ law. So by I am giving my money to someone else, so I want a trust. Trust कैसा? As a piece of paper, as a gold coin, या कुछ तो चाहिए एज अ ट्रस्ट कि yes I am giving you 1 crore रुपये. ठीक है, इकोनॉमी के टर्म में समझिए, ये मत देखिए ये लीगल, ये भट्टा कंपनी तो है एक. So this is particular a legal person.
Now I am giving 1 crore, investing 1 crore in my company. So the company in return will give me a slip. वहाँ क्या लिखा होगा कि भैया आपको 1,00,000 शेयर्स दे रहा हूँ मैं 100 रुपए के। कितना हो गया? 1 करोड़, सेम अमाउंट हो गई। ठीक है, इट मीन्स अगर कभी भी मैं ये स्लिप इस लीगल पर्सन के पास ले जाऊंगा, सो ही विल गिव मी 1 करोड़ ऑफ रुपीज। डेट इज नथिंग बट सिक्योरिटी। और कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी सिक्योरिटी, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज ओनरशिप। आई एम द ओनर ऑफ द भट्टा कंपनी बिकॉज आई हैव 1,00,000 शेयर्स वर्थ ₹100। इट मीन्स 1 करोड़ वर्थ रुपीज। और भट्टा कंपनी कितने वर्थ है? 1 करोड़। इट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ द भट्टा कंपनी। सेकेंड इज डेट। डेट मीन्स बोरोविंग। This Bhatta company is expanding its business and requires 1 crore of additional investment. तो भट्टा कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टर के पास जाएगी सारे और उनको क्या बोलेगी? सर प्लीज़ इन्वेस्ट इन माई कंपनी और मैं आपको बहुत प्रॉफिट दूंगी। ठीक है, प्रॉफिट गलत टर्म हो गई यूज़। आप ये बोलिए कि प्लीज़ इन्वेस्ट इन माई कंपनी एंड आई विल गिव यू अ इंटरेस्ट रेट दैट इज़ हायर देन द मार्केट रेट। मार्केट रेट में कौन इंटरेस्ट रेट देता है? बैंक्स। हम बैंक्स के पास जाते हैं, वी टुक लोन, सॉरी वी गिव अवर मनी टू द बैंक्स एंड बैंक्स विल गिव अस इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि हम अपने मनी उसके पास रख रहे हैं। आपको पता ही होगा, बैंक्स आर गिविंग अस 9% इंटरेस्ट रेट, सो इट इज कॉल्ड अ मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मार्केट में इतना रेट है। बट वाई ए पर्टिकुलर पर्सन ए will invest in this Bhatta company? क्योंकि that particular A can keep his money safe with banks and gain a interest of 9% every year, है ना? तो क्यों ये यहाँ रखेगा? ये इसीलिए यहाँ रखेगा बस बिकॉज मैन इज ग्रीडी। मैन क्या? एवरी पर्सन इज ग्रीडी एंड इज भट्टा कंपनी नोज दिस, सो ही इज गिविंग अ 12% इंटरेस्ट। ठीक है, सो एक लॉजिकल या रैशनल आदमी कहाँ रखना चाहेगा? ऑफकोर्सली इन दिस। ठीक है, ए डोंट वांट टू बिकम अ ओनर, ही ओनली वांट्स अ इंटरेस्ट दैट इज 12%। सो दीज पर्टिकुलर पर्सन्स, दिस टाइप ऑफ पर्सन ए, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक भट्टा कंपनी 1,00,000 ऐसे ए पर्सन्स के पास गई और उनको बोला सर आप मुझे 100 रुपए लोन दे दीजिए। बोलता भाई क्यों दे दे? बिकॉज आई एम गिविंग अ इंटरेस्ट रेट विच इज हायर देन द मार्केट रेट। सो ए, दीज ऑल काइंड ऑफ पर्सन ए विल टेल बेटा यू हैव कैच माई नर्व्स। कैसे? बिकॉज आई एम ग्रेडी एंड यू आर गिविंग मी 12%, सो श्योरली वी ऑल विल गिव यू 100 ईच। तो भट्टा कंपनी के पास आ गए 1 करोड़ और रुपए। पर अब इसका ट्रस्ट क्या है कि ये 12% देगी। सो अनदर काइंड ऑफ स्लिप दिस लीगल पर्सन विल गिव टू 1,00,000 डेट पर्सन्स। तो ये क्या है? इस पे लिखा होगा पर्टिकुलर पर्सन नेम, इंटरेस्ट पेड, टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसी 1,00,000 स्लिप्स विल जनरेटेड बाय दिस भट्टा कंपनी एंड गिव टू ऑल द दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन ए, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉट द ओनरशिप, ठीक है, बट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% at in every year and the whole amount at the maturity of a particular time period. So these are nothing called what? Debt instruments. Equity means the shareholders or the owners of company, and this particular type of person which are gaining interest are called, this particular instrument is called debt instrument. ठीक है, so these will take all the interest which is given by the Bhatta company and these will take all the profit. As these are the owners of the company, they will have a say in the administration of the company also, and these are
themselves not interested in the administration of company, क्योंकि कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए कहीं चाहे लॉस में जाए, इंटरेस्ट हैज़ टू गिवन टू दिस पर्सन्स, ठीक है। तो इन नेक्स्ट क्लास आई एम टेकिंग अप गुड एग्जाम्पल, सो आपको पूरा ये कंप्लीट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब फैमिली। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।